स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, कर सिद्ध कीजिए कि an = 3n² - 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जो अनुक्रम है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखते हैं क्या है अनुक्रम। an = क्या दिया है 3n² - 5। तो इस सिद्ध करना है कि क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम अपने तरफ से क्या करते हैं, n = 1 2 3 ... मान लेंगे। हम n का मान 1 2 3 4 लेंगे, ... और भी ले सकते हैं जितना आपकी मर्जी। तो हम 3 ही नंबर तक लेंगे। तो यहाँ पे n = 1 रखने पर n = 1 रखने पर यहाँ 1 रख दीजिए। तो क्या आएगा, a1 3 × 1 का स्क्वायर -5। तो क्या आएगा, a1 = 3 - 5 = क्या आएगा -2। यानी a1 का मान क्या आ गया -2। ठीक है, a1 का मान हमारा -2। अब क्या रखते हैं, अब निकाल देते हैं n = 2 रखने पर n = 2 रखने पर n = 2 रख देते हैं इसमें। तो क्या आएगा, a2 = 3 × 2 का स्क्वायर -5। तो क्या आएगा, a2 = 3 × 4 -5। तो क्या आएगा, 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा 7। यानी a2 का मान कितना आ गया 7। अब क्या निकालते हैं, अब रखते हैं n = 3 रखने पर n = 3 रख देते हैं। यहाँ 3 रख दीजिए। तो a3 = 3 × 3 का स्क्वायर -5। a3 = 3 × 9 - 5। तो क्या हो जाएगा, 29 27 -5। a3 = 27 - 5 आ गया। तो 27 में से 5 घटा देंगे, क्या आएगा 22। तो हमारे पास अनुक्रम क्या आ गया, हमारे पास अनुक्रम आ गया। मान लीजिए a1, a2, a3 ... तो a1 का मान कितना आ गया -2, फिर ये 7, ये 22 ... तो अब ये देखेंगे क्या कि क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये प्रूफ करना है कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो प्रूफ करते हैं। प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद इसमें क्या दिया है, प्रथम पद को ए मानते हैं, सर्वांतर क्या मानते हैं, सर्वांतर हम डी मान लेते हैं, डी। तो देखिए, तो इसका सर्वांतर d1 = a2 - a1 और d2 = a3 - a2। ठीक है, तो a1 है, a2 है, a3 है। तो d1 = क्या होगा, a2 का मान 7 और a1 का मान -2। तो रखेंगे तो -2 यहाँ पर हो जाएगा। d2 = a3 का मान 22 और a2 का मान -7। तो क्या आएगा, d1 = ये देखिए, तो 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो हमारे पास d1 का मान क्या आ गया, कितना 9। ठीक है, d2 = 22 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 में से 7 घटा देंगे तो 15 बचेगा। तो ये देखिए, तो d1 और d2 बराबर नहीं है। तो लिख देंगे d1 = नॉट d2। यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी प्रूफ करना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी नहीं प्रूफ करना है तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि an = tn² + 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सिद्ध करते हैं इसको भी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि an = 2n² + 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस अनुक्रम को लिखते हैं, क्या दिया है, an = 2n² + 1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं और इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम अपने तरफ से n = 1 2 3 मान ले लेंगे। अपने तरफ से केवल 3 तक ले लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n = 1 रखने पर, n = 1 रखने पर यहाँ रख दीजिए 1।
तो क्या आएगा A1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो A1 का मान क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 आ गया, यानी हमारे पास A1 का मान 3 आ गया। अब क्या करते हैं, फिर हम पुनः क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ रख दो 2, तो A2 इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आएगा A2 इक्वल 2 इंटू 4 प्लस 1, यानी A2 इक्वल टू 4 दूना 8, 8 1 9, यानी A2 का मान कितना आ गया 9। फिर क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ रख देते हैं 3, तो A3 इक्वल टू यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। A3 इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1। A3 इक्वल 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 प्लस 1। A3 इक्वल टू 19। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हम सीरीज बना लेंगे, अनुक्रम बना लेंगे। क्या आ गया, समांतर श्रेणी 3 9 19। ठीक है, डॉट डॉट। अब इसको देखेंगे कि क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका एक ही होता है, इसका सर्वांतर देखते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें सर्वांतर, इस क्या लेंगे, इस सर्वांतर हमारा D होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करने का तरीका होता है D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 कामा D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो देखिए, तो इसको A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, A2 ये रख लेंगे यहाँ पे 9, A1 का मान 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6। फिर D2 इक्वल टू A3 का मान 19 और A2 का मान 9। तो क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 10। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। हमें यही प्रूफ करना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये n पद 3 प्लस n अपान 4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, n पद बोला है, तो सॉल्व करते हैं। n पद क्या बोला है कि an इक्वल टू 3 प्लस n अपान 4 दिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 अपने तरफ से मान लेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखने पर, 1 इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या आएगा, A1 इक्वल टू 3 प्लस 1 अपान 4। तो क्या आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 अपान 4, यानी A1 इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रखने पर, n इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ पे, तो A2 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 अपान 4, तो A2 इक्वल टू 5 अपान 4। ये हमारे पास A2 का मान आ गया। फिर n इक्वल टू 3 रखने पर, n इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ 3 रख देंगे, तो A3 इक्वल टू 3 प्लस 3 अपान 4, यानी 6 अपान 4 हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू 2 से काट दीजिए 3, और यहाँ पे 2 से काट देंगे 2, तो 3 अपान 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, श्रेणी 1 5/4 और 3/2 डॉट डॉट। अब पूछा है ये सिद्ध कीजिए कि ये परिभाषी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में चेक करने का तरीका क्या होता है, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, यहाँ पे ले लेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3, इसको A1 A2 A3। तो यहाँ मान रख देंगे D1 इक्वल टू A2 का मान 5/4, A1 का मान 1। ठीक है, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे, क्या होगा 5 माइनस 4 अपान 4, यानी 1/4, यानी D1 का मान आ गया 1/4। अब D2 का मान निकालते हैं। D2 इक्वल टू A3 का मान 3/2, यहाँ ले लेंगे 3/2, A2 का मान 5/4 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा ये यानी हमारे पास क्या आएगा, D2 का मान कितना आएगा, D2 का मान हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे D2 का मान आएगा हमारे पास D2 इक्वल टू
इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है। तो इस यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा और 5 हो जाएगा यहाँ पे। 3 दूना 6 और 6 में से 5 जाएगा 1/4, ठीक है। तो देखिए D1 और D1 का भी मान कितना आ गया 1/4 आया है, और D2 का भी मान कितना आ गया 1/4। देखिए आपस में दोनों बराबर है ना, तो D1 = D2, यानी तो लिखेंगे क्या कि क्या हो जाएगा, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, और इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल d = 1/4, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि श्रेणी समांतर श्रेणी a+1 a+b कामा a+1+b कामा a+1+b+1 ... के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगले 3 पद ज्ञात करना है, तो देखिए तो सॉल्व करते हैं। प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद पहले मान लेते हैं a, और सर्वांतर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हमारे पास हो जाएगा स्मॉल d, ठीक है। तो प्रथम पद a दिया, a = क्या दिया a+b, और सर्वांतर क्या दिया d = a2 - a1 निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d = a2 का मान a+1+b - a+b, ठीक है। तो देखिए तो a+1+b माइनस से गुणा कर देंगे तो a - b -a कट जाएगा, +b और -b कट जाएगा, तो d = 1, ये हमारे पास d का मान 1 आ गया, ठीक है। हमें अगले 3 पद ज्ञात करना है, तो 1 पद 2 पद 3 पद दिया, तो 4 और 5 पद निकालना है, यानी 1 पद 2 पद 3 पद दिया, चौथा और 5वां पद निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे चौथा है, यानी a4 लिख लेते हैं। a4 लिखेंगे तो यहाँ पे a+3d लिखेंगे। तो देखिए a का मान कितना दिया a+b, ठीक है, और यहाँ पे 3, और d का मान क्या दिया है, d का मान 1, तो क्या आ जाएगा a+b+3। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको भी अनुक्रम में लिख लेंगे, एक 1 इसके साथ ले लेंगे और b के साथ एक 1 ले लेंगे, बचेगा 1 1 1 2 1 1 और 1 3 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो a4 का मान हमारे पास आ गया। अब क्या निकालेंगे, a5 का मान a+4d, ठीक है। तो a का मान a+b, 4 का मान d का मान 1, तो क्या आ जाएगा a+b+4। तो हमारे पास एक 1 इसके साथ लेंगे a+1, एक 1 इसके साथ लेंगे b+1 हो जाएगा, +2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यानी a5 का मान आ गया। हमें 3 पद निकालना है, 2 पद निकल चुका है, तो a6 निकाल देते हैं। a6 कितना आएगा, a+5d हो जाएगा। तो कितना आएगा a6 = a का मान a+b और +5 × d का मान 1, ठीक है। तो a6 = a+b+5 हो जाएगा। तो a6 = एक बार 1 इसके साथ ले लेंगे और एक 1 इसके साथ a+1+3 लिख लेंगे। तो अब हम अनुक्रम लिख लेते हैं। देखिए तो पहला पद दिया a+b, दूसरा पद क्या दिया a+1+b कामा a+1+b+1, तीसरा पद क्या दिया है, यानी पहला दूसरा तीसरा पद, चौथा पद क्या दिया यहाँ निकला हुआ है। तो क्या हो जाएगा a+1 और +b+1+1, और 5वां पद क्या है a+1+b+1+2, फिर 6वां पद यहाँ दिया है, यहाँ निकला हुआ है। तो a+1+a+1+3 और ... ये हमारे पास आ गया 3 पद एक्स्ट्रा, यानी 1 पद 2 पद 3 पद दिया था, 1 पद 2 पद 3 पद दिया था, हमें 3 और पद निकालना था। देखिए 3 पद जो निकाले यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पद निकालना था। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है, करे किसी अनुक्रम की संख्याओं की
सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित हो तो जांच कीजिए कि क्या श्रेणी समांतर श्रेणी है तो तर्क दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक को समांतर श्रेणी यानी अनुक्रम में निकालेंगे और देखेंगे समांतर श्रेणी में है तो बताना है क्यों है, कैसे है। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हम सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया है, Tn इक्वल टू 5 + 6n। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, n का मान रखना इसमें रखेंगे, n का मान 1 रखने पर तो यहाँ 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा T1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 6 × 1 तो क्या आ जाएगा T1 इक्वल टू 5 + 6 यानी T1 का मान कितना आ गया, T1 का मान 11। ठीक है, T1 का मान 11 आ गया। अब लेते हैं n इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखने पर तो इसमें 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 5 + 6 × 2 तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 5 + 12 तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और 5 17। ये हमारे पास T2 का मान आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं n इक्वल टू 3 यानी n इक्वल टू 3 रखने पर n इक्वल टू 3 यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा T3 इक्वल टू 5 + 6 × 3 यानी 5 + 18 हो जाएगा और 18 × 5 23 यानी T3 का मान कितना आ गया 23। अब हम अनुक्रम बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए T1 कामा T2 कामा T3 में अनुक्रम बनाना, वैसे मान रख लेंगे 11 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 23। ठीक है, अब कह रहे ये समांतर जांच कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है तो जांच करेंगे। अब यहाँ पे जांच लिखेंगे, जांच यानी हम इसको जांच करेंगे। जांच करने का तरीका बताए थे आपको, क्या करना है D1 इक्वल टू A2 माइनस T1 में है ना T1 में ले लेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा और D2 इक्वल टू T3 माइनस T2 तो ये D1 इक्वल T2 का मान कितना है 17 और T1 का मान 11 तो D1 इक्वल टू क्या आ जाएगा D1 इक्वल टू 11 में 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 6। D2 इक्वल टू T3 का मान कितना दिया 23 और T2 का मान कितना दिया 17 तो D2 इक्वल टू 23 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा 23 में से हम 17 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6, यानी 23 में से 17 घटा देंगे तो हमारा 6। देखिए तो D1 और D2 का मान कितना आ गया, बराबर आ गया, यानी कहेंगे कि D1 इक्वल टू D2 ये हमारा सेम है। तो हम बताए थे ना जब D1 और D2 बराबर होगा तो हमें कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो तर्क में क्या लिखेंगे, तर्क में पूछा है तर्क दीजिए तो तर्क में क्या करेंगे कि अनुक्रम का सर्वांतर बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या समांतर श्रेणी। अब इसमें सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। इसमें भी दिया Tn इक्वल टू 3n - 2 तो इसमें भी क्या कर लेंगे, इसमें भी हम क्या कर लेंगे n का मान 1 2 3 मान लेंगे या ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे n का मान इसमें रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर 1 रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू 3 × 1 - 2 तो T1 इक्वल टू 3 - 2 और हमारे पास T1 का मान कितना आ गया 1, यानी हमारे पास T1 का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे n इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 3 × 2 - 2 तो T2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 - 2 तो T2 इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे n इक्वल टू 3 रखने पर n इक्वल टू 3 रख देंगे इसमें
तो क्या आ जाएगा T3 इजक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, तो हमारे पास T3 इजक्वल टू 9 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T3 इजक्वल टू 9 में से 2 जाएगा 7। तो हमारे पास अनुक्रम क्या बन जाएगा, अनुक्रम हमारा आ जाएगा T1 कामा T2 कामा T3 डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनुक्रम को क्या लिख सकते हैं 1 कामा 4 कामा 7 डॉट डॉट। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो चेक करते हैं। तो हमारे पास अनुक्रम क्या आया था 1 कामा 4 कामा 7 डॉट डॉट। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे जांच करेंगे। चेक करने के लिए तरीका बताया हूँ आपको, D1 इजक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि ये T1 T2 में दिया इसलिए यहाँ पे T1 T2 ले रहा हूँ। फिर D2 इजक्वल टू T3 माइनस T2। तो देखिए D1 का मान, D1 इजक्वल टू T2 का मान क्या है 4 दिया है और T1 का मान 1, तो D1 इजक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और D2 इजक्वल टू क्या आएगा, T3 का मान कितना दिया है 7 दिया है और T2 का मान 4 दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास D2 इजक्वल टू 3। तो देखिए तो D2 का भी मान 3, तो हम कहेंगे D1 इजक्वल टू D2 यानी इजक्वल टू 3। ये हमारे पास D1 और D2 का मान क्या आपस में बराबर है। तो हम तर्क क्या लिखेंगे, तर्क कहेंगे इस अनुक्रम का सर्वांतर, इसको सर्वांतर बोला जाता है, सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। अब तीसरा इसका देखते हैं। तीसरा क्या दिया था, तीसरा दिया था हमारे पास Tn इजक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Tn इजक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको n का मान लिखना पड़ेगा। n इजक्वल टू 1 2 3 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आपको सब, उसके बाद n का मान 1 रखेंगे सबसे पहले। n इजक्वल टू 1 रखने पर तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो क्या आएगा T1 इजक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, T1 इजक्वल टू 2 प्लस 1, T1 इजक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। n इजक्वल टू 2 रखेंगे, n इजक्वल टू 2 रखने पर, n इजक्वल टू 2 रखने पर तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा T2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, T2 इजक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 दूना 8, 8 1 9 हो जाएगा, यानी T2 इजक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास। अब उसी प्रकार क्या ले लेंगे, n इजक्वल टू 3 रखने पर, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, तो T3 इजक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो T3 इजक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1, और यहाँ 18 प्लस 1 आ जाएगा यानी T3 का मान। तो T3 का मान क्या आ गया 19, तो T3 का मान 19 आ गया। अब हमारे पास अनुक्रम क्या आ गया, अनुक्रम T1 कामा T2 कामा T3 डॉट डॉट। तो T1 का मान 3 है, T2 का मान 9 है, T3 का 19 है, कामा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जांच करते हैं, जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो जांच करने का तरीका क्या होगा, D1 इजक्वल टू T2 माइनस T1 ले लेंगे, यहाँ पे D2 इजक्वल टू T3 माइनस T2 ले लेंगे। तो D1 इजक्वल टू T2 का मान 9 और T1 का मान 3, तो हमारे पास क्या आ गया D1 इजक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T3 का मान 19 और T2 का मान 9। तो D2 इजक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, D2 का मान हमारे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पर हमारे पास 10। तो देखिए तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो कहेंगे D1 इजक्वल टू नॉट इक्वल टू D2, यानी हमारे पास ये दोनों क्या है बराबर नहीं है।
तो जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे तर्क में क्या लिखेंगे, तर्क में हम लिखेंगे इस अनुक्रम का सर्वांतर क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चौथा इसका सॉल्व करते हैं। चौथा क्या दिया है, इसका चौथा लिख लेते हैं। तो चौथा दिया है क्या, चौथा दिया है Tn इक्वल टू दिया है Tn इक्वल टू 4n³ + 3। ये चौथा दिया है इसमें का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको n का मान लिखना है। तो n का मान क्या होगा 1 2 3 ... अब क्या करेंगे, ये लिख लेंगे Tn इक्वल टू 4n³ + 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर रख देंगे यहाँ पे। तो T1 इक्वल टू 4 × 1 का क्यूब + 3। तो T1 इक्वल टू 4 × 1 + 3, तो हमारे पास T1 इक्वल टू 4 + 3 आ जाएगा। तो T1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या लेंगे, n इक्वल टू 2 रखने पर तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2, तो क्या बन जाएगा T2 बन जाएगा। तो 4 × 2 का क्यूब + 3 हो जाएगा। T2 इक्वल टू 4 × 8 + 3, तो ये क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 8 चौको 32 हो जाएगा +3, और T2 का मान कितना आ गया 35, T2 का मान 35। फिर n इक्वल टू 3 ले लेंगे, n इक्वल टू 3 रखने पर, तो n इक्वल 3 रखने पर यहाँ 3 रख देंगे। T3 इक्वल टू 4 × 3 का स्क्वायर + 3, तो T3 इक्वल टू 4 × 9 + 3, तो T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 चौको 36 + 3, तो T3 इक्वल टू 39 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनुक्रम लिख लेते हैं। अनुक्रम क्या हो जाएगा T1, T2, T3। ठीक है, डॉट ले लेंगे। T1 का मान कितना आया 7, T2 का मान 35 और T3 का मान 39, और डॉट ले लेंगे यहाँ पे। अब इसको जांच करेंगे कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो जांच करते हैं। जांच करने का तरीका पता है, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 - T1, फिर D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 - T2। तो D1 इक्वल टू T2 का मान 35 और T1 का मान 7, और 35 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 7 घट जाएगा तो हमारे पास 28 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया D2, T3 का मान 39, ये क्या हो जाएगा 35, तो D2 का मान कितना आ जाएगा 4। तो देखिए, तो D1 और D2 क्या है, बराबर नहीं है ना, तो लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, और लिखेंगे क्या कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे तर्क में लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे इस अनुक्रम का सर्वांतर बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है। तो अतः इस अनुक्रम का सर्वांतर बराबर नहीं, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा क्या दिया है, Tn इक्वल टू, पांचवा दिया है हमारे पास Tn इक्वल टू दिया है 9 - 11n²। तो इसका पांचवा सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे n का मान क्या लिखेंगे 1 2 3 ... उसके बाद हम क्या ले लेंगे Tn इक्वल टू 9 - 11n²।
उसके बाद क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ रख दो, तो t1 इक्वल टू 9 माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर। तो t1 इक्वल टू 9 माइनस 11 और 11 माइनस 11 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी t1 इक्वल टू -2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखने पर तो यहाँ पे रख दो, t2 रख दीजिए n के जगह पे, तो क्या बन जाएगा t2 9 माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर। तो t2 इक्वल टू 9 माइनस 11 गुणे 4 हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू 9 माइनस 44, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 बच जाएगा। तो हमारे पास t2 का मान आ गया। t3 का निकाल देते हैं। तो n इक्वल टू 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो t3 इक्वल टू 9 माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर। तो t3 इक्वल टू 9 माइनस 11 गुणे 9। तो t3 इक्वल टू 9 गुणे 9 माइनस 99, और माइनस 99 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -90। तो हमारे पास t3 का मान आ गया, t2 का मान आ गया। अब अनुक्रम लिख लेते हैं। अनुक्रम क्या लिखेंगे, अब इसका हम अनुक्रम लिख लेते हैं। तो देखिए, तो अनुक्रम लिख लेंगे। अनुक्रम क्या लिखेंगे, t1 कामा t2 कामा t3 डॉट डॉट, और क्या लेंगे -2 -35 आएगा यहाँ पे, तो -35 -90 डॉट डॉट। अब इसको जांच करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। तो जांच करने का तरीका आपको पता है, d1 इक्वल टू t2 माइनस t1 हो जाएगा, और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t3 माइनस t2। तो d1 इक्वल टू t2 का मान -35 और t1 का मान -2 यहाँ रखेंगे। तो d1 इक्वल टू -35 माइनस माइनस प्लस, d1 इक्वल टू -35 में 2 जाएगा -33 हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे, d2 इक्वल टू t3 का मान -90 और t2 का मान -35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू -90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और d2 इक्वल टू यानी 10 में से 0 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 55 बच जाएगा। d2 का मान क्या आ गया 55। तो लिख देंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी हम देख रहे हैं क्या हमारा d का मान यानी सर्वांतर आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिख देंगे कि इस अनुक्रम का सर्वांतर क्या है, इस अनुक्रम का सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमारा सॉल्व हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति से प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जांच कीजिए कि प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जब 100 रुपया यानी 100,4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। सबसे पहले तो दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित स्थिति से प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है, जांच कीजिए। उसके बाद प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची दिया है 104% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ये हमारा जो हो जाएगा, आप ये चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। तो हमारे पास 100 हो जाएगा p इक्वल टू 100 मान लेंगे और कहेंगे 100 क्या है, तो प्राथमिक यानी प्रिंसिपल बोलते हैं या प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक इसको बोलते हैं। और दर कितना है, दर यानी स्मॉल r 4% प्रति वर्ष, यानी समय कितना दिया है, स्मॉल t या n मान सकते हैं 1 वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस
आर बटा 100, आर क्या होता है, आर परसेंटेज बाई 100 पे पावर टी, ठीक है, आर बटा 100 होता है, सॉरी आर बटा 100। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 100 इंटू में 1 प्लस आर का 4, ये हो जाएगा 4 बटा 100 हो जाएगा, टी का मान 1, ठीक है। ए इज इक्वल टू 100 का गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 104 बटा 100, 100 से 100 काट देंगे तो हमारे पास ए का मान कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है, इसको अमाउंट बोलते हैं, यानी ए प्लस क्या होता है पी। तो चक्रवृद्धि ए का मान कितना दिया 104 और पी का मान 100, तो कितना हो जाएगा 204। तो हमारे पास अनुक्रम आ जाता है, अनुक्रम कैसा बनता है, पहला तो 100 हो जाएगा, दूसरा क्या दिया 104 हो जाएगा, तीसरा 204। अब इसको चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका आपको पता है, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A1 A2 A3 हो गया। तो D1 इक्वल टू 104 माइनस 100 और D1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर D2 इक्वल टू A3 का मान 204 और A2 का मान 104, A2 का मान 104 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 104। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 204 में से 104 घटेगा तो 100 आ जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हम सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।